नमस्कार। संधान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कविता के बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में भरत मुनि से लेकर भले वो नाट्य के बारे में कहते हों, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो से लेकर के कविता की परिभाषा, कविता क्या है, कविता के प्रयोजन और कविता लिखने के पीछे के जो कारण हैं उनकी चर्चा होती आई है। कालांतर में फिर बिंब, प्रतिबिंब, अलंकार, कल्पना आदि की भी चर्चा होती रही है। इस कड़ी के रूप में हमारे सामने पाश्चात्य आलोचक वर्ड्सवर्थ आते हैं। वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा के संबंध में क्या विचार रखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ दे रहे हैं राजित यादव। सबसे पहले वर्ड्सवर्थ की कविताओं के बारे में ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, क्योंकि वो एक कवि थे और एक कवि को आलोचक बनना पड़ा, तो उसके पीछे कारण क्या है। किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे कारण क्या है। तो हम स्लाइड देखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है। तो सबसे पहले वर्ड्सवर्थ का हम जन्म देखेंगे। 1770 में जन्मे। आगे की स्लाइड में कि उसके पीछे कारण क्या है वो जानेंगे। वर्ड्सवर्थ का जो जन्म स्थान है वो कोकरमाउथ। अब सबसे पहले ये देखिए कि ये ऐसी सिचुएशन कैसे उत्पन्न हुई कि उसको ये करना पड़ा। सबसे पहले 9 अभिजातीय कविताओं के विरोध में हुआ। तो ऐसा क्या था उसमें, 9 अभिजातीय कविताओं में ऐसी क्या थी। तो सबसे पहली जो बात थी वो थी उनकी कृत्रिमता और अस्वाभाविकता। मतलब वो लोग की कविताओं में कृत्रिम वस्तुएं ज़्यादा होती थी, आर्टिफिशियल वस्तुएं बहुत होती थी, अस्वाभाविक लगने वाली वस्तुएं ज़्यादा होती थी। दूसरी बात ये थी कि सीमित विषय वस्तु होते थे। सीमित मतलब जैसे लंदन से जुड़े हुए, इर्द गिर्द शहरों से जुड़े हुए विषय वस्तु होते थे। शहरी जीवन में फैशन परस्त लोग, उच्च वर्ग के लोग, जो युवक युवतियाँ थे, स्वामी स्वामिनियाँ थीं, इन सब से मिली जुली, इन सबको लेकर के कविताओं का चयन होता था। और चौथी बात जो थी वो प्रकृति एवं ग्राम्य पात्रों के प्रति उदासीनता थी। वो लोग प्रकृति और ग्राम्य पात्रों को की अवहेलना करते थे। ये सारी चीज़ें जो थी, वर्ड्सवर्थ के मित्रों ने कहा कि भाई आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। तो तब उन्होंने इसके विरोध में लिखा और कविता का उन्होंने फिर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में उन्हें परिभाषा दिया कि कविता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले कविता क्या होनी चाहिए वर्ड्सवर्थ की भाषा में हम जानें। तो जैसे पोएट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा, अर्थात कविता शक्तिशाली भावों का सहज तीव्र प्रवाह है या शांत अवस्था में संकलित मनोभाव से उत्पन्न होती है। मनोभाव पर तब तक मनन होता रहता है जब तक प्रतिक्रियाओं के समूह के द्वारा शांत वातावरण लुप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार एक भाव मनन के विषय का सहोदर उत्पन्न होने लगता है और मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है और यह काव्य का स्वरूप धारण कर लेता है। अब सबसे पहले जो है कि कविता में जो है, कविता शक्तिशाली भावों का सहज तीव्र प्रवाह है। तो ये क्या है। तो इसके पहले सबसे पहले कवि जो होता है वो किसी घटना या किसी पात्र या किसी विषय की ओर ध्यान देता है। उसको सबसे पहले नजर वो पड़ती है, वो उसको देखता है, उसके मन में एक मनोवेग जन्म लेता है। और वो भी मनोवेग कैसा होता है, सहज तीव्र वाला होता है। तो उसका अवलोकन करता है। दूसरी बात है, वही चीज़ शांत अवस्था में जानी चाहिए। जैसे इस स्थिति में मनोवेग पर मनन चिंतन होता रहता है और फिर कुछ
अंतराल, अब ये अंतराल के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ, लेकिन अंतराल यानी कितना अंतराल होना चाहिए ऐसा कुछ नक्की नहीं है। कभी यहाँ तक कहता है कि अंतराल 10 वर्ष का भी हो सकता है। इस प्रकार इसका असर होता है। समय बीतते बीतते उसमें एक अनुभूति या चेतना में इतना गहरा डूब, उसकी अनुभूति जो है वो चेतना में इतनी गहराई में डूब जाती है कि पता नहीं चलता है, और इस प्रकार उसके अस्तित्व से ऐसे मिल जाता है जैसे शरीर और आत्मा एक दूसरे के बिना नहीं चलते हैं। और बाद में इसके बाद का तीसरा जो स्टेप है वो छानने और छनने की प्रक्रिया है। मतलब जो पहला उसका मनोभाव होता है वो जिस अवस्था में होता, अब उसमें जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं और अब वो शुद्ध रूप में आती हैं। तो उसके बाद वो उसके मस्तिष्क पे इतना असर करता है कि वो उसको पुनर्जीवित कर देता है। इस प्रकार कविता का उसने सही मूल्यांकन किया है, और क्योंकि वो नेचर में मानता था इसलिए वो इन सारी चीज़ों को, अपनी परिभाषाओं को, जैसे कि हम जानते हैं कि कवि जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में काफ़ी मशहूर है कि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में उसका जन्म हुआ था, उसके पास वो कविता लिखता था। तो हम लेक डिस्ट्रिक्ट का दृश्य भी देखेंगे कि वो लेक डिस्ट्रिक्ट ऐसा क्या था कि जो इतना प्रभावित करता था। तो आगे जैसे हमने देखा कि पोइट्री जो है वो ओवरफ्लो अर्थात सहज प्रवाह, लेकिन कैसा, अति तीव्र। तो ये कविता की परिभाषा हुई। आगे डॉक्टर साहब। जी हाँ, इसके बाद की जो बात बनती है, जब वर्ड्सवर्थ ऐसा कहते हैं कि कविता एक तरह से अपने देखें तो क्या है, तो शांत क्षणों में इसको हम सहज ढंग से बात करना चाहें तो जैसे कोई पशु है और वो चारा खा लेता है, चारा खाते हुए वो उसका पाचन तंत्र जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो जुगाली करता है, और जुगाली करने की जो बात आती है वो कविता पर भी लागू होती है। सोचने पर कुछ कवि ऐसे होते हैं कि तुरंत ही किसी दृश्य को देखा और काव्य कह दिया, कविता कर दी। ऐसे कवि आशु कवि कहलाते हैं। आशु कवि का अपना विशिष्ट महत्व है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो ऐसी कविताएं जैसे कि कुंभ की त्रासदी हुई थी और त्रिलोचन कवि जो प्रगतिशील कवि हैं वर्षों वर्षों बाद उस पर कविता लिखते हैं। यानी उस दृश्य को देखकर वो पूरा पचा जाते हैं और उस समय वो भाव शून्य हो जाते हैं, और भाव शून्य होने के बाद में उनके मन में जो प्रतिक्रिया होती है शांति के क्षणों में जब सोचते हैं, जब और उसके बाद जो कविता लिखते हैं वो महान कविता साबित होती है। तो ये बात करते हैं वर्ड्सवर्थ, मेरी कविताओं में यदि भावोत्तेजना के साथ उद्देश्य नहीं है तो मैं कवि कहलाने का अधिकारी नहीं हूँ। यहाँ पहली बात स्पष्ट रहती है कि मेरी कविताओं में यदि भावोत्तेजना के साथ उद्देश्य नहीं, यानी कविता का प्रमुख एक उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ भावोत्तेजना नहीं है, भावोत्तेजना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। अगर उद्देश्य नहीं है तो कवि नहीं है। दूसरी बात आती है, कविता मानव प्रकृति की सुरक्षा चट्टान होती है, ऐसा वर्ड्सवर्थ मानते हैं। वास्तव में यह उनका एक प्रसिद्ध वाक्य भी है। देखें तो कविता हमें किस तरह गलत कार्य करने से बचाती है। जब कोई मनुष्य कुछ भी सोचे बिना काम करता है तो बहुत कुछ संभव है कि वो जल्दबाजी में गलत निर्णय ले ले, लेकिन कविता ऐसा करने से रोकती है। कब रोकती है? जब वो शांति के क्षणों में पुनर्सृजन की हुई कविता होगी तब। अन्यथा आशु कविता होगी, जल्दबाजी में कविता होगी, तो उसमें भाव और बोध दोनों जल्दबाजी में आएंगे और वो पाठक पर और स्वयं कवि पर अच्छे प्रभाव नहीं डालेंगे। चौथी बात जो आती है, कवि को वस्तुओं, घटनाओं और स्थितियों आदि का इंद्रिय बोध होता है। उस समय वे अदृश्य हो जाती हैं, किंतु बाद में शांति के क्षणों में स्मरण करता है और इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कविता जन्म लेती है। जैसे कि चर्चा में अभी हमने कहा कि वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं और स्थितियां हैं। जरूरी नहीं है कि जो घटना आज बनी है कवि उस पर आज ही कविता लिखें, जो वस्तु उसने आज ही देखी है उस पर आज ही कविता लिखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वर्षों के बाद
जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि त्रिलोचन वर्षों के बाद महाकुंभ की त्रासदी पर कविताएं सोनेट लिखते हैं। तो तुरंत लिखने वाली कविता और इस तरह वर्षों के बाद या समयांतर पर लिखी गई कविता, उसमें फ़र्क ये होता है कि शांति के क्षणों में जब कवि सोचता है, उसके अंदर से जो निकलता आवाज़ आती है या उसकी जो सोच निखरती है, वो कविता बनती है। इसके बाद हम एक अगली कड़ी में चलते हैं तो काव्य प्रयोजन की बात आती है। काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हुए वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स के दूसरे संस्करण की भूमिका में कहते हैं। लिरिकल बैलेड्स के दूसरे संस्करण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पहला संस्करण जब निकला लिरिकल बैलेड्स का, तब उस पर काफ़ी आक्षेप लगाए गए थे और उन आक्षेपों का खंडन भी वर्ड्सवर्थ ने इसमें किया है। साधारण जीवन से घटनाओं एवं स्थितियों का चयन करना, मानव द्वारा वास्तविक रूप में प्रयुक्त भाषा में प्रस्तुत करना, साथ ही साथ उन पर कल्पना का ऐसा रंग चढ़ाना जिसके द्वारा साधारण वस्तुएं अपने असाधारण रूप में मन के सम्मुख प्रत्यक्ष हो सकें। यहाँ पर 3 बातें स्पष्ट हैं। एक तो साधारण जीवन से घटनाओं एवं स्थितियों का चयन करना, जैसा कि अभी मित्र राजित भाई ने कहा था कि नवशास्त्रवादी जो है कविता, वे लोग सीधे गांव से जुड़ी हुई बातों को नहीं लेते थे, वे शहरी जीवन से जुड़े हुए थे। थोड़ा हम और पीछे जाएं तो सिसरो एक बहुत बड़े वक्ता हैं और सिसरो ने वक्ताओं के लिए, खास करके कवि के लिए बात नहीं कही, लेकिन वो महान वक्ता थे और वक्ताओं के लिए 3 कोटि की जो श्रेणियाँ बनाई थी, निम्न कोटि की, मध्यम कोटि की और उच्च कोटि यानी भव्य कोटि की। तो सिसरो जब कहते हैं कि निम्न कोटि में क्या है, तो किसी को अपनी बात मनवा देना यानी अपनी बात को प्रमाणित कर देना। मध्यम कोटि की जब बात करते हैं तो श्रोताओं को प्रसन्न कर देना, श्रोता खुश हो जाए, तालियां बजा दें, इतिश्री। और अंतिम जो बात वो कहते हैं कि उच्च कोटि यानी भव्य, यानी श्रोता अभिभूत हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तन मन उसका नाच उठे। तो ये जब देखते हैं कि यहाँ पर कविता के संदर्भ में सिसरो को लें तो नवजात अभिजात्यवादी जो कविता है उसमें कहीं भी आप देखें तो निम्न कोटि की बात नहीं आती है। वो ऐसा मानते हैं कि सामान्य बोलचाल की जो भाषा है या सामान्य वाक्य जो हम प्रयोग करते हैं वो अपनी मनोहरता खो बैठे हुए हैं। और ऐसे समय में यानी जिन शब्दों को हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं, अगर उसी भाषा में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता लिखी जाए तो कविता नहीं बनती है। फिर इसके साथ जॉनसन की भी बात हम रखें तो वो कहते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली और इस तरह के शब्दों का जो तकनीकी शब्द हैं उनका प्रयोग कविता में नहीं करना चाहिए। माना कि लक्षणा, शब्द शक्ति आदि के संदर्भ में देखें तो उनकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन एकदम प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के जो नवशास्त्रवादी हैं वो ये मानते हैं कि निम्न कोटि के शब्दों, वाक्यांशों, पदबंधों या तकनीकी शब्दावलियों या पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग काव्य भाषा में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे समय में वो ग्रामीण पात्रों का भी चयन नहीं करते, क्योंकि ग्रामीण पात्र तो भाषा वही प्रयोग करेंगे। अब आप इसको देख सकते हैं कि निराला आते हैं तो उनका पात्र आएगा महंगू आएगा या प्रेमचंद आएंगे, उनका पात्र होरी आएगा, या त्रिलोचन आएंगे, उनका पात्र चंपा आएगी। तो ये लोग ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ बोली, भाषा, रहन सहन, ये सब पूरा ढर्रा जो है ग्रामीण नज़र आता है। तो इन बातों से नवशास्त्रवादी बहुत कुछ बचते रहे हैं या उसका विरोध करते, खुल कर विरोध करते रहे। तो इनको अवॉइड करने के लिए इनका विरोध करते हुए वर्ड्सवर्थ दिखते हैं और कहते हैं साधारण जीवन से घटनाओं एवं स्थितियों का चयन करना आवश्यक है। दूसरी बात आती मानव द्वारा वास्तविक रूप में प्रयुक्त भाषा में प्रस्तुत करना। मानव द्वारा वास्तविक रूप में प्रयुक्त भाषा में प्रस्तुत करना। कविता में हम देखते हैं कि एक प्रसिद्ध कविता निराला की है, अबे सुनबे गुलाब। अब देखिए कि निराला जिस काव्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और पूरी सोच विचार के साथ कर रहे हैं, क्योंकि निराला कर रहे हैं, ये जो भाषा है अबे सुनबे गुलाब,
ये हम उसमें फिर जाएं कि अभिजात्यवादी समाज के विरुद्ध ये सारी बातें आती हैं, लेकिन ये जो भाषा निकलती, ये जो बोली निकलती है, आप देखेंगे कि उसमें कहीं भी कोई मुलम्मा नहीं है, वास्तविक रूप है। आम आदमी जब बोलचाल की भाषा का प्रयोग करेगा तो वो संस्कृत या तत्सम शब्दावली या बनी ठनी हुई कोई भाषा का प्रयोग नहीं करता है, वो मुंह से जो निकलता है। इसीलिए काव्य प्रयोजन की जो बात आती है उसमें ये मानव द्वारा वास्तविक रूप में प्रयुक्त भाषा की जो बात आती है, तो लिरिकल बैलेट्स के दूसरे संस्करण में काव्य भाषा में जाकर के वर्ड्सवर्थ ये सुधार करते हैं कि चुनी हुई भाषा होनी चाहिए। यानी पहले जो उन्होंने कहा था उसमें कुछ सुधार करते हुए कहते हैं कि ये भाषा का चयनित रूप होना चाहिए, यानी गड़रिया या इस तरह के आम आदमी जो हैं दैनिक बोलचाल में जो प्रयोग करते हैं उसमें से चुना हुआ रूप हमें रखना है, यानी ज्यों का त्यों नहीं रख देना है। एक तरह से आप देखें तो प्योरीफाई की, ट्रिपल रिफाइंड की बात वर्ड्सवर्थ रखते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कल्पना का रंग उस पर चढ़ा होना चाहिए। तो कल्पना का जो ऐसा रंग चढ़ना चाहिए जिसके द्वारा साधारण वस्तुएं अपने असाधारण रूप में प्रस्तुत हों। तो साधारण वस्तुएं भी असाधारण सी लगें। आप कल्पना के संदर्भ में पंत को ले सकते हैं, और पंत की जो कविताएं आती हैं आप देखते हैं, प्रसाद को ले सकते हैं। प्रसाद की जो कविताएं आती हैं उसमें वास्तव में कल्पना का रंग चढ़ा हुआ दिखता है। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। अब ये बाल विहंगनी शब्द का प्रयोग ये एक उनकी कल्पना की सोच ही है। या जब श्रद्धा और ईड़ा और मनु के बारे में जो प्रसाद सोचते हैं और कामायनी की रचना करते हुए जो कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं, या आकाशदीप की चंपा का निर्माण करते हैं प्रसाद जी, तब आप देखिए कल्पना वास्तविकता के बिल्कुल करीब कैसे पहुंच जाती है। अगली स्लाइड हम देखते हैं। ये एक त्रिलोचन की कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। इसमें कुछ काव्यांश ही लिए हैं, पूरी कविता हमने छोड़ दी है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। यहाँ त्रिलोचन की कविता का यहाँ काव्यांश ही रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ शब्द लाल से या नीले से हाईलाइट किए गए हैं। इन शब्दों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कवि ने अक्षर शब्द का प्रयोग किया है, अक्षर नहीं कहा है, चिन्हना। अब चंपा काले काले अक्षर अगर नहीं चिन्हती है तो इसका मतलब उसके लिए अक्षर करिया अक्षर भैंस बराबर। और ये एक गांव की है चंपा भी, आप देखिए कि कोई बनी ठनी हुई या आर्टिफिशियल पात्र नहीं है, वो शहरी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। और उत्तर भारत में विदेशिया का बहुत पुराना चलन था, और जब गड़िया बैरिन पिया को लिए जाए रे ऐसे गीत लिखे जाते थे। उस समय इस कविता का विशेष महत्व था, महात्मा गांधी का प्रभाव था। और उस समय में ये कविता, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना, कवि कहता चंपा पढ़ लेना अच्छा है। ब्याह इस कविता का महत्व इसलिए भी है, जब वर्ड्सवर्थ ऐसा कहते हैं कि काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो आम बोलचाल की भाषा, गांव से ली हुई जो बात आती है, गांव की भाषा जुड़ी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, ये कवि कहता है। कुछ दिन बालम संग साथ रहे चला जाएगा जब कलकत्ता। अब यह शब्द बालम शब्द का प्रयोग किया है। अब ये आज के समय में आप देखिए तो अक्षर, चिन्हती, बालम, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, बजर, इन जो शब्द हैं या वाक्यांश हैं, उनको आप देखिए तो वर्ड्सवर्थ की वह बात बिल्कुल सच प्रतीत होती है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम। अब ये हाय राम जो शब्द हैं वो एक पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड आदमी होगा वो इस तरह से नहीं कहेगा। तो ये बात वर्ड्सवर्थ पकड़ते हैं कि जो आदमी मूल रूप में जो भाषा है वो किस तरह से, गांव में लोग आज भी मुलम्मा लगाए बिना बिल्कुल
दिल की भाषा में बात करते हैं। तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, ये अपने आप में व्यंग तो है ही। वर्षों वर्षों बाद आज भी हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग इतने अधिक झूठे क्यों हो जाते हैं। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर वज्र गिरे। यहाँ पर कवि ने वज्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि चंपा अनपढ़ है और चंपा वज्र ही कहेगी, इसलिए जो उसकी बात निकली है अंदर से तो कलकत्ते पर वज्र गिरे। अभी कलकत्ता महानगर के प्रतीक रूप में आया है या अन्य बातें, ये अलग बात है। लेकिन इस काव्यांश के माध्यम से मैं ये कहना चाहता था कि वर्ड्सवर्थ जो कहते हैं कि काव्य भाषा कैसी होनी चाहिए, तो काव्य भाषा का एक सुंदर उदाहरण सिर्फ छायावादी कविता के माध्यम से नहीं रखा जा सकता है। प्रगतिशील कविता त्रिलोचन की इस चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, इसके द्वारा भी रखा जा सकता है। आगे काव्य के प्रयोजन की चर्चा करते हुए कवि कहते हैं, महाकवि शिक्षक भी होता है। महाकवि काव्य के माध्यम से जनहित करता है। दूसरी बात आती है कि आनंद अनुभव के माध्यम से दी गई शिक्षा ही सार्थक होती है। वर्ड्सवर्थ यहाँ प्रयोजन स्पष्ट करते हैं कि महाकवि सिर्फ कविता लिखता है, ऐसी बात नहीं। और हमारे यहाँ भी देखा जाए तो आदि कवि वाल्मीकि हैं, वो एक प्रकार से शिक्षक भी हैं, क्योंकि लव और कुश को शिक्षा देने का कार्य वही करते हैं। तो महाकवि शिक्षक भी होता है। महाकवि काव्य के माध्यम से जनहित करता है। जरूरी नहीं है कि हम झंडा लेकर इस तरह से निकल पड़ें। बात महाकवि जो होते हैं, बड़े कवि होते हैं, अभी महाकवि या बड़े कवि या अच्छा कवि जो होता है वो कविता के माध्यम से किस तरह से अपनी बात कहता है। हम धूमिल को याद करें और उनकी प्रसिद्ध कविता, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। कवि को जो कहना था उसने कह दिया। जरूरी नहीं है कोई झंडा लेकर के रोड सड़क पर आ जाए, अनशन करने बैठ जाए, लेकिन कवि किस तरह से शिक्षा की बात करता है ये धूमिल की इस कविता में, या धूमिल की जो दूसरी कविताएं आती हैं कि कविता में जाने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये कविता है, या मेरे देश की संसद एक ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। कवि को जो कहना है वो तो कहता ही है। इसके आगे की बात है आनंद अनुभव। आनंद अनुभव के माध्यम से दी गई शिक्षा ही सार्थक होती है। वर्ड्सवर्थ ऐसा स्पष्ट मानते थे कि कविता को पढ़ा देने से या कविता को लिख देने से कोई हितकारी काम नहीं होता है। अगर कविता आनंद का अनुभव नहीं कराती तो निरर्थक है। यह बात हम भारतीय काव्य शास्त्र के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ रस अर्थात आनंद माना गया है और ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। तो वर्ड्सवर्थ जब आनंद अनुभव की बात करते हैं तो यह कहीं न कहीं आप मूल में देखें तो भारतीय जो वर्षों हजारों सैकड़ों वर्षों पहले जो हमारे यहाँ भरत मुनि कह गए वही बात यहाँ पर भी दिखती है। काव्यानंद में नैतिक उत्थान अनिवार्य है। कविता में नैतिकता नहीं है, सिर्फ भद्दापन है, भदेशपन है, तो वो कविता बहुत ऊंची कविता नहीं मानी जाएगी। हमारे यहाँ हिंदी काव्य आंदोलन में जो बीच में एक ऐसा दौर आया छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के बाद में अकविता आंदोलन, उसमें बहुत कुछ ऐसे प्रश्न उठे थे। और अंतिम बात जो उनकी आती है काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में, काव्य का सत्य विज्ञान के सत्य से कहीं अधिक भव्य और व्यापक होता है। काव्य का सत्य क्या है और विज्ञान का सत्य क्या है, और काव्य का सत्य अगर वर्ड्सवर्थ अधिक भव्य और व्यापक मानता है तो ऐसा क्यों? भारतीय काव्य शास्त्र में कविता को सर्वोपरि ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया, यानी थोड़ी ऊंचाई शायद कम है कि अथवा ब्रह्मानंद के समकक्ष कविता है। कोई वैज्ञानिक शोध होती है, बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल की जाए तो वो एक ब्रह्मांड का एक हिस्सा ही, मान लीजिए कि तकनीकी क्षेत्र में हवाई जहाज़ की शोध होती है तो वो हवाई जहाज़ तक ही सीमित है। लेकिन जो सत्य की शोध होती है और जो जनहितकारी ऐसी बातों की शोध कवि करता है तो वो बात है, वो
समग्र मानव जाति के लिए, कविता में जो बात आती है समग्र मानव जाति के लिए होती है, जो विज्ञान की जो बात आती है समग्र मानव जाति के लिए होते हुए भी वो किसी एक ही जगह सीमित रह जाती है। तो काव्य का सत्य परम सत्य है और विज्ञान का सत्य आंशिक सत्य है, ऐसा शायद वर्ड्सवर्थ का कहना रहा होगा। इसके बाद काव्य भाषा की बात आती है। काव्य भाषा के बारे में चर्चा कर रहे हैं राजित जी। सबसे पहले तो अभी डॉक्टर साहब ने जो काव्य प्रयोजन की बात की, तो काव्य प्रयोजन में क्या है कि एक और मैं बात उसमें कहना चाहूँगा कि कवि ने काव्य प्रयोजन के बारे में एक चीज़ और लिखा कि कविता जो है वो उसका काम आनंद देना है। अब वो आनंद देना है तो कैसे आनंद देना, जैसे उन्होंने कहा कि भाई कवि जो है वो वैज्ञानिक जो होता है, दोनों का काम क्या है, सत्य का खोज करना। अब सबसे पहले तो वैज्ञानिक जो सत्य खोज करता है तो उसमें कहाँ आनंद आता है, और कवि जो आनंद लेता है वो अपनी कविता में वो कैसे होता है, तो वो हम उसमें बहुत बढ़िया बताया उन्होंने कहा कि जैसे कवि है, कवि कोई चीज़ लिख रहा है तो आनंदित तो हो रहा है, लेकिन उसको पढ़ने वाले ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग जब पढ़ते हैं तो कवि का जो आनंद उसने उठाया है वो सारी की सारी चीज़ें उन लोगों तक पहुंचती है और वो लोग पाठकगण जो हैं वो उसका आनंद लेते हैं। वैज्ञानिक जो है वो कोई खोज कर रहा है, वो खोज करने का जो आनंद है वो उसको अपने तक ही उसको सीमित रखता है, वो उसी को आनंद मिलता है। खोज करने का आनंद दूसरे को नहीं मिलता, वो कवि को ही मिलता है, वैज्ञानिक को ही मिलता है। जबकि कविता में जो आनंद होता है वो सारे के सारे पाठक को मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए उसने कहा कि भाई कविता जो है वो हर चीज़ से बड़ी है इन सब चीज़ों से। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जो डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे पहले मेरा उद्देश्य जो है वो कविता के मतलब इसके बारे में एक चीज़ कहूँगा कि मेरा उद्देश्य मानव मात्र की भाषा को चुनना है। और रही भाषा की बात, तो भाषा में छंदोबद्ध रचना, भाषा में ना तो कोई तात्विक अंतर है ना तो हो सकता है। काव्य भाषा जनसाधारण की भाषा है। अगर सीधी सीधी भाषा में कहें तो यूँ कह सकते हैं कि तुम जमाने के राहों से होकर आए, रास्ता सीधा था मेरे दिल का। अर्थात ये जो शहरी जीवन जो चिकनी चुपड़ी बातें होती है, जो वो जिसे कहते हैं चिकनी बातें, या फिर गोल मटोल करके सीधे अपने पात्रों के माध्यम से कहलवाना कोई काल्पनिक बात होती है, तो वो चीज़ छोड़ करके सीधे सीधे वो मूल व्यक्ति के पास जाना चाहता, क्योंकि कवि जो होता है वो मानव होता है और मानव जो है वो कवि जो है वो जो लिखता है वो मानव के लिए ही लिखता है। इसलिए काव्य भाषा जनसाधारण की भाषा का चुना हुआ रूप होता है। उसमें भाव गंभीरता होनी चाहिए और क्षणों में जो चयन होना चाहिए, संवेग जो है घनीभूत होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कवि उसमें बताता है। काव्य भाषा जनसाधारण की भाषा से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी इंसान हो कि असली वास्तविक भाषा जिसे कहते हैं, वास्तविक भाषा। और आप लोकगीत देखिए, कोई भी लोकगीत में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर कोई गीत है तो वो लोकगीत है, जो वर्षों से कितने लोग तो कई लोकगीत ऐसे होते हैं किसी ने लिखा हुआ नहीं देखा होगा लेकिन उसको सुना होगा और वो आज भी अस्तित्व में है और पता नहीं कब तक रहेगा। यानी उसका असर आप देखिए कि वो क्यों लोकगीत क्यों इतना मशहूर है, इतने लोकप्रिय क्यों है, क्योंकि उसके पीछे का कारण यही है कि वो लोकगीत है, लोगों के से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आज भी उसका अस्तित्व है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो भार देता है वर्ड्सवर्थ कि भाई लोक शब्दों का उपयोग होना चाहिए, लोक बोली का उपयोग होना चाहिए। निम्न का मतलब ऐसा नहीं होना कि वो नीच या ऐसा कोई अर्थ नहीं है। निम्न का मतलब वो लोग जो मौलिक रूप से उस जगह से जुड़े हैं, उनकी जो अपनी बोली है, ओरिजिनल बोली है, उससे जुड़ा होना चाहिए। और यही सारी बातें वो भाषा के लिए कहता है। दूसरी बात है भाषा आम आदमी की भाषा होती है, जैसे साधारण और प्राकृतिक भाषा। साधारण भाषा का मतलब यहाँ ये होता है कि जो सामान्य रूप से बोली जाने वाली भाषा, जैसा भी डॉक्टर साहब ने क्या नाम था डॉक्टर साहब उनका, त्रिलोचन जी का जो कविता अभी बताई, सामान्य भाषा कि वो लड़की जो बोलती है एकदम सामान्य भाषा में बोलती है और हर किसी को समझ में आता है वो चीज़। दूसरी बात है प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा यानी नैसर्गिक चीज़ का उपयोग होना चाहिए, उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए। परिमार्जित, तेज,
पूर्ण या नकली भाषा का उपयोग करने से बिल्कुल मना करता। वो कहता कि नहीं, ये सारी भाषाएं जो है कविता का जो वास्तविक रूप है वो नहीं दर्शाती हैं, इसलिए मन में नहीं उतरेगी। मन में अगर उतारना है तो सीधे सीधे चले जाओ। जैसा मैंने अभी कहा ना कि तुम जमाने के राहों से होकर आए, रास्ता सीधा था मेरे दिल का, यानी सीधी सीधी बात कही आप, सीधी सीधी समझ में आएगा आपको। तो ये, और दूसरी बात उसने कहा कि अलंकार या फिर रूपक, उपमा, इन सारे चीज का उपयोग क्या होता है, भटका देती है। वर्dsworth का कहना है कि ये सारी चीजें क्या है, इसके बिना होनी चाहिए, सीधे सीधे सिंपल सिंपल भाषा में कह दो भाई ऐसा ऐसा है। तो ये रही भाषा की बात। अब आगे डॉक्टर साहब, इस बात को हम निराला से फिर से शुरू करें तो निराला की कविता है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता वह आता। दूसरी कविता का सिर्फ जिक्र ही करूँगा, वह तोड़ती पत्थर। और यह इसलिए कि वर्ड्सवर्थ जब काव्य भाषा की बात करते हैं, और यह जो वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, यहाँ पर एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो आम बोलचाल की भाषा में ना हो। आम बोलचाल की भाषा में होने के बावजूद कविता अपनी पूरी गरिमा सुरक्षित रख सकी है। कविता का महत्व या वैशिष्ट्य कहीं कम नहीं हुआ है। अब ये निराला जैसा बड़ा कवि ही ये पूरी, जिसमें जन्मजात प्रतिभा है, जिसमें जन्मजात प्रतिभा नहीं है, मेहनत करके या लंबी चौड़ी कथा कहानी सुन करके या गुरुओं के पास बैठ करके जो हासिल करता है, तो टारगेट उसका लक्ष्य तो वही रहता है कि मुझे निराला बनना है, मुझे महाकवि वर्ड्सवर्थ बनना है। लेकिन होता क्या है कि वो बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो निराला में प्रतिभा है, जो वर्ड्सवर्थ में प्रतिभा है, वह तो उसमें नहीं है। तो वो क्या करेगा? उसकी देखा देखी करेगा और अनुसरण करता रहेगा, और इस देखा देखी में उसकी भाषा बिल्कुल बनावटी हो जाती है। इस बात को हम दूसरे संदर्भ में भी समझ सकते हैं। पंत का जन्म अल्मोड़ा कौसानी प्रकृति की गोद में हुआ, और वो वहाँ की प्रकृति को, सुषमा को अपनी निगाहों से देखा, और उसका उन्होंने अपनी कविता में जो प्रयोग किया है वो देखते ही बनता है। प्रकृति के सुकुमार कवि उन्हें ऐसे ही नहीं कह दिया गया, लेकिन बाद के कवियों ने, जो कि एयर कंडीशन में बैठे हुए, पंखे की हवा खाते हुए, शहरी जीवन जीते हुए और बात करते हैं हिमालय की, बात करते हैं वहाँ के फूलों और बगीचों की, तो वो कविता बिल्कुल झूठी सी लगती, सच्ची नहीं लगती, ईमानदारी वहाँ पर नहीं दिखती है। तो वर्ड्सवर्थ जो काव्य भाषा की बात करते हैं वो भी इसी तरह है कि जो है वो हृदय की उच्छलन होना चाहिए, उसमें पावरफुल फीलिंग्स होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होना चाहिए। तो ये जो बात आती है, आप निराला को लें, पंत को लें या बाद के कवियों को लें, तो जो वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा संबंधी बात की है, भारतीय संदर्भ में देखें तो ऐसे कवियों में वो बात दिखाई देती है। अगली बात आती है जो है कल्पना तत्व की। वर्ड्सवर्थ और कालरिज दोनों ने मिल करके बहुत अच्छा कार्य किया। वर्ड्सवर्थ और कालरिज जर्मन दार्शनिक कांट से प्रभावित थे। कांट की ऐसी मान्यता थी कि मन हमेशा सक्रिय रहता है। साधारण प्रत्यक्षीकरण जो परसेप्शन है, तब भी मन सक्रिय रहता है, यानी हम सोते हों, जागते हों या किसी भी अवस्था में हों, हम कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते हैं। और इस सोचने की बात जो आती है वो ज़रूरी नहीं है कि हम जानबूझ करके कुछ करें, अनजाने में बहुत कुछ होता रहता है। तो जो कांट कहते हैं कि मन हमेशा सक्रिय रहता है, जो प्रत्यक्षीकरण है यानी परसेप्शन है, उसका उन्होंने 3 स्टेप्स बताए हैं। एक भावानुभूति यानी सेंसिबिलिटी। भावानुभूति क्या है? तो कहते हैं मन की सहज प्रक्रिया है। फिर बोलते हैं बोध। बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग यानी समझ क्या है। तो बोध से पदार्थ के कारण, गुण और परिणाम का ज्ञान होता है। कोई चीज़ है तो उसका कारण क्या है, उसके गुण क्या हैं,
और इसके परिणाम क्या आएगा। अब ध्यान देने की बात है कि परिणाम जो होता है समय स्थान सापेक्ष होता है। इस तीसरी बात जो आती है, भाव और बोध के समीकरण के लिए कल्पना शक्ति आवश्यक है, और उन्होंने तो कल्पना ही सृजन शक्ति है, यानी ऐसा कांट मानते हैं। बात वर्ड्सवर्थ और कालरिज मानते हैं, यानी कालरिज और वर्ड्सवर्थ आप प्लेटो से प्रभावित हैं, होरेस से प्रभावित हैं और कांट से प्रभावित। देखिए तो अपने जो परंपरा जो है उनकी, वो किस तरह परंपरा से जुड़ते हैं और परंपरा से विद्रोह करते हुए अपना रास्ता अलग बनाते हैं। भावानुभूति की बात करें तो मन की सहज प्रक्रिया है, यानी सेंसिबिलिटी जो है वो बनावटीपन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। हम जो अनुभव करते हैं, जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख और उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख, यहाँ बिल्कुल बनावटीपन नहीं है। भाव बिल्कुल इस तरह से है कि जो हृदय से निकली हुई बात आती है वो है। आप परवर्ती कविता छायावाद के बाद की जो कविताएं आती वहाँ पर भी, चाहे राजेश जोशी हों, चाहे उदय प्रकाश हों या अन्य कवि धूमिल, ये परवर्ती कवि हों, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत कम इस तरह की बनावटीपन की बात आती है। संभवतः यह है कि छायावाद और उससे पहले की जो स्थिति थी, यानी द्विवेदी युग में, भारतीय समय के संदर्भ में, भारतीय कविता के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ का इंटरप्रिटेशन इसलिए कर रहा हूँ कि ये सरलता से समझा जा सके। तो आप देखिए द्विवेदी युग की जो कविता है उससे हटती हटती कविता बिल्कुल जब आती है और कुकुरमुत्ता तक आ जाती है, या कुकुरमुत्ता से हट करके जब कविता चलती है और आप देखिए कि यहाँ धूमिल तक आती है, या ज्ञानेंद्र पति और इस तरह के जो आधुनिक कवि हैं सुल्तान अहमद तक आती है, तो उसमें देखिए कि बनावटीपन और या इस तरह की काव्य भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं दिखता है। शायद यहाँ तक आते आते कवियों को यह एहसास हो गया हो कि आम आदमी की बोलचाल की भाषा ही और आम आदमी समझे इस तरह की कविता ही लिखी जाए, तभी उनके लिए उपयोगी होगी। अन्यथा होगी क्या कि उसका इंटरप्रिटेशन अर्थघटन करते करते ही समय बीत जाता है और एक की जगह अनेक। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहता है कि कविता बिल्कुल सपाट होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ड्सवर्थ जो चुने हुए शब्द, जैसा कि मैंने चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती में बात कही, या त्रिलोचन की जो नगई मेहरा कविता आती है, आप देखिए नगई मेहरा भी अनपढ़ है और चंपा भी अनपढ़ है, और दोनों पात्रों को रखते हुए जो त्रिलोचन कहते हैं, नगई मेहरा इस संदर्भ में कहीं पढ़े लिखे अच्छे विद्वानों से श्रेष्ठ साबित होता है। उसकी जो सूझ है वो, यहाँ चंपा में भी वही बात दिखती है। तो कविता की भाषा के संदर्भ में और कल्पना के संदर्भ में हम देखें तो ये कांट से प्रभावित दिखते हैं। रोमांटिसिज्म में कल्पना की प्रधानता थी। निराला की राम की शक्ति पूजा और संध्या सुंदरी आदि कविताओं में कल्पना का औदात्य दिखता है। मैंने उदाहरण अभी निराला की 2-3 कविताओं से दिया था, और उसमें राम की शक्ति पूजा अधिकांशतः एक बड़ी कविता, एक स्टैंडर्ड कविता मानी जाती है। और राम की शक्ति पूजा के लिए अगर हम कहें कि उसमें एक शब्द आता है राजीव नयन। अब राजीव नयन या इस तरह के जो कविता की शुरुआत ही जैसे होती है, और पूरा आकाश की जो लालिमा है और सूर्यास्त होने की जो बात आती है, तो ये जो कल्पना है वो कल्पना कवि ने किस तरह से किया होगा, यानी कितनी ऊंचाई पर जा कर के, कितनी गहराई में जा कर के, किस तरह के सोच विचारों में डूबते हुए। ये मुझे नहीं लगता है कि कोई कवि इस तरह तुरंत आशु कवि की तरह या आशु कविता की तरह लिख दे। ये निश्चित तौर पर ये गुजराती में क्या वागोड़वू, यानी जुगाली करने की बात है कि महीनों वर्षों तक वो मन में अपने शांति के क्षणों को, जब आए शांति के क्षण, और तभी वो कविता लिखें और तभी वो सही बात आती है। इसी प्रकार संध्या सुंदरी धीमे धीमे आकाश से जो संध्या सुंदरी यानी सूर्यास्त होने जा रहा है, उसका जो चित्रण आप देखें तो ये जो कल्पना आती है वह निश्चित तौर पर निराला के काव्य साधना का परिणाम है। प्रसाद की बात करें तो कामायनी की ये 4 पंक्तियाँ, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल,
मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब यहाँ देखिए कि कम्युनिकेशन भी कितना है कि जो नायिका का अंग खुला है वो अधखुला अंग, और परिधान कैसा है तो नील परिधान है, और मेघ कैसा है तो जैसे कि बादल छाए हों और बिजली की जो चमक है, और उसके बीच में जो गुलाबी रंग की कल्पना है। अब प्रसाद की जो कामायनी है उसमें जो ये कल्पना शक्ति का जो प्रयोग हुआ है वो अन्यत्र भी उनके होता है, लेकिन ये देखते ही बनता है। कविता में अगर इस तरह से देखा जाए तो कल्पना एक मानसिक शक्ति है। कल्पना एक मानसिक शक्ति है। कवि कल्पना के द्वारा वस्तुओं, घटनाओं और स्थितियों आदि के बिंबों का स्वच्छंद पुनर्सर्जन और संयोजन करता है। शमशेर की कविता में एक बार आता है कि चूल्हा जो है वो बिल्कुल लीपा हुआ है और बिल्कुल अभी अभी लीपा गया है, ऐसा कहते हैं। अब आप या नागार्जुन की जो कविताएं आती हैं और उसमें आप जैसे कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बहुत दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, बहुत दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। मैं कल्पना के संदर्भ में इस तरह की बातें इसलिए रखता हूँ जानबूझ करके कि इसका सीधा संबंध कहीं भी जोड़ा नहीं जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियों से कभी गुजरा हुआ है। अकाल क्या होता है, अगर हम सिर्फ कल्पना ही करें तो निश्चित तौर पर छिपकलियों की गश्त की बात नागार्जुन नहीं कर सकते। वो कल्पना तभी साकार होती जब अनुभवजन्य हो। वर्ड्सवर्थ यह बात पहले कहते हैं कि कविता अनुभवजन्य होनी चाहिए, उसमें अनुभव शक्ति भी होनी चाहिए। तो बहुत दिनों तक चूल्हा रोया या चक्की रही उदास, ये जो पूरा वातावरण होता है और अकाल का जो पूरा दृश्य निर्मित होता है, तो कवि की कल्पना शक्ति और यथार्थ का सुभग समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। आगे की बात के लिए राजीव जी। भाषा और उसके संदर्भ में सबसे पहले भाषा कैसी होनी चाहिए। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ ने कहा कि भाई भाषा का जो हो, कोई भी चीज़ हो, अगर भाषा है तो भाषा का स्थान को ध्यान में रखना चाहिए, उसका स्तर, उसका विचार ध्यान में रखना चाहिए, उसकी भावनाएं ध्यान में रखना चाहिए, और भाषा ऐसी हो जो प्रकृति के बहुत ही निकट हो, बहुत ही करीब हो। कल्पना का रंग उसमें होना चाहिए। जहाँ तक उन्होंने भाषा की बात कही, उन्होंने यहाँ एक चीज़ कही कि भाई भाषा गद्य और पद्य, इसमें कोई अंतर नहीं होता। उनके ही साथी कॉलरिज ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, मतलब भाषा जो है वो दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। दोनों मित्रों में ही ये बात अमुक विरुद्ध थे, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है, उनकी भी अपनी मान्यता थी। इसलिए समकालीन कविता से जो घुटन हुई तो उनसे उन्होंने ये सबक लिया, क्योंकि वो उनका जन्म भी ऐसी जगह हुआ, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य में हुआ, तो अपने आप वहाँ, अब वो बचपन में उनकी माता का देहांत हो गया और उन ऐसे कोकर माउथ जैसे जगह पे रहना, तो ये सारी की सारी, कोई भी कवि होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। और फिर उन्होंने ये नक्की किया कि भाई नहीं, इस तरह होना चाहिए, भाषा एकदम ऐसी होनी चाहिए जो सीधे सीधे बात कही जा सके। और भाषा का खास उपयोग ये होना चाहिए कि जहाँ से हम कविता को उद्भव कर रहे हैं, जहाँ से कविता जन्म ले रही, वहाँ पर वो व्यक्तियों की अपनी भाषा होनी चाहिए, उनका अपना क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ से जुड़ी हुई भाषा होनी चाहिए। उसका मूल जो है वो भाषा का मूल जो है वो लोग होने चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने छंद की बात की कि छंद होना चाहिए। छंद को ऐसा मानते थे भाषा में कि छंद के कारण क्या होता है, आप दुख, कितना भी कष्ट हो आपके ऊपर दुख है, तो वो दुख और कष्ट जो है छंद उसको थोड़ा सा दूर कर देता है, कष्ट हल्का बना देता है। इसलिए भाषा में छंद का उपयोग होना चाहिए। और छंद को तो बहुत ज़्यादा वो मानते थे और छंद का उन्होंने उपयोग भी कई कविताओं में उन्होंने किया है। तो इस प्रकार भाषा जो है वो बिल्कुल ग्रामीण या स्वाभाविक होनी चाहिए। भाषा विनम्र,
मानव भाषा होनी चाहिए। भाषा प्रकृति का एक फल है, इसलिए भाषा जो है वैभव और सौंदर्य के मध्य में जो चीज़ हो वहाँ से चुनी होनी चाहिए। छंद जो है वो आवेश, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लिया एकदम इमोशनल हो गया इंसान, तो उस पर भाषा जो है, ये छंद जो उपयोग करते भाषा में, वो उस पर अंकुश लगाता है, ताकि उसकी कविता की रचना जो है वो बहुत अच्छी हो, सुंदर हो, आनंद हो, अपील करती हो, ऐसी भाषा का उपयोग होना चाहिए। जैसा कि आपने राजीव जी कहा कि गद्य और पद्य की भाषा वर्ड्सवर्थ कहते हैं, तो जहाँ तक छंद की बात है तो आप हिंदी के गद्य में भी महादेवी वर्मा का अगर आप गद्य पढ़ें, कोई भी पढ़े, तो महादेवी वर्मा का जो गद्य है वो लगता है कि कविता जैसा ही है, क्योंकि वो कवियत्री भी हैं और छंद का अच्छा ज्ञान भी है। या जो हमारे हिंदी में ललित निबंध आते हैं, तो ललित निबंधों की भाषा भी बहुत कुछ काव्यमय जैसी होती है। फर्क इतना ही होता है, कविता छंद युक्त होती है और गद्य सामान्य तौर पर ऐसा ही माना जाता है कि छंद मुक्त होता है। तो छंद मुक्त की जो बात आती है, तो हिंदी में तो कविताएं भी ऐसी लिखी जाने लगी कि छंदहीन जिसे कहा जा सके। बीच में केचुआ छंद या रबर छंद जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। तो वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगता है कि वर्षों पहले इस चीज़ का ये अंदाज था। जैसे इस संदर्भ में आप की जो बात आती है कि भाषा और कल्पना के संदर्भ में, उसके बारे में आप कुछ कहनेंगे? जी, कल्पना जो है, जैसे उनकी एक कविता है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए स्काई, तो उन्होंने इसमें एज ए स्काई एक पूरी कल्पना ही है कि जैसे वो भटके, कैसे भटके, जैसे बादल भटकता है, ऐसे वो इधर उधर घूमते रहे। तो इस प्रकार कल्पना जो है, कल्पना उसको एक कल्पना का रंग निखरा होना चाहिए, उस पर बिखरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ होता है, कल्पना सीधी सीधी भाषा में आप कहोगे और कल्पना नहीं होगी तो वो उतना असरकारक नहीं होती है, और कल्पना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा वर्ड्सवर्थ मानते हैं। तो जैसे मैं कविता आपको सुनाता हूँ कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ स्काई, आई वॉन्डर्ड लोनली दैट अ स्काई दैट floats on high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, and fluttering and dancing in the breeze। अब ये सारी चीज़ में जो उन्होंने कल्पना का रंग डाला है, कैसे बिखेरा कि मैं भटका, मैं चला, मैं कैसे, जैसे एक बादल चलता है। कहते हैं कि पवन जहाँ ले जाए बादल को, बादल वहीं जाते हैं। दैट फ्लोट्स ओवर हाई वैल्यूज एंड हिल्स, जो उड़ता है ऊपर घाटियों में, या फिर छोटी छोटी जो ऊपर टेकरियाँ होती है, या आकाश के नीचे। ऑल व्हेन ऑल एट वंस आई सो अ क्राउड, और जब वो क्राउड यानी यहाँ वो मनुष्य की बात नहीं करता, यहाँ डेफोडिल्स जो फूल है उनकी बात करता, जब उनका वो देखता है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, और गोल्डन कलर के डेफोडिल्स जब वो देखता है, बिसाइड द लेक, लेक के पास, बीनीथ द ट्रीज, और किसके नीचे, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वहाँ वो क्या पाता है कि हवा जो है, मंद मंद जो पवन है वो डांस कर रहा है और तड़फड़ा रहा है। तो इस प्रकार की बातें जो है वो उसके कल्पनाशील जो कविताएं हैं, या कल्पना को जो उसने महत्व दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखती हैं। आगे बोलिए डॉक्टर साहब। जी हाँ, मैं वही बात कहना चाहता था आपसे कि जो कल्पना की बात वर्ड्सवर्थ करते हैं, वो मुख्य रूप से इमेजिन यानी अनुभूति जन्य कल्पना की बात करते हैं। और बाद के कवियों ने, जैसे कि भारतीय कविता में हम कहें या हिंदी कविता की बात कहें, तो कल्पना पर एक तरह का मुलम्मा चढ़ा हुआ दिखता है। यानी वहाँ कल्पना में भाषा की तो बात ठीक है, लेकिन कल्पना भी बनावटी दिखती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम लें तो रात्रि या दिन, या चंद्रमा और सूर्य, जैसे प्राचीन जो बिंब थे, या जिसका वर्षों पहले से प्रयोग होता चला आया था, लेकिन आज के संदर्भ में हम देखें तो उसका नया प्रयोग उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कॉपी कट और पेस्ट की ही बात की है। तो ऐसी कल्पना से, ऐसी भाषा से बचने की बात वर्ड्सवर्थ करते रहे हैं। वर्ड्सवर्थ ने जो
मुख्य बात भाषा और इस संदर्भ में कही वो यह भी कि भाषा मनुष्य की जन्मतः जो भाषा होती है या मनुष्य जिसमें सोचता विचारता है या जिसका वो उपयोग करता रहता है, तो उसमें अगर कविता कहता है तो वो एकदम फ्लो होती है, बहती रहती है। और जिसमें जैसे कि अनुकरण की हुई भाषा या अनुदित भाषा या इस तरह से आप देखने जाएं तो जो सीखी हुई भाषा होती है उसमें वह बात वो नहीं बन पाती है जैसा कि जन्म से। इसलिए भाषा की जो पकड़ होती है वो मूल रूप में उन्हीं ग्रामीणों के पास होती हैं। शहरी लोगों के पास तो आयातित चीज़ें होती हैं, शहरी लोगों के पास वो मूल चीज़ नहीं होती हैं। शहरी लोगों में भी आप देखिए जो लोग गांव से जुड़े हुए होते हैं तो उनके पास जो है वही चीज़ मुख्य होती है। मैं पुनः कुछ कविताओं की ओर ले जा कर के इस बात को साबित करना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जो प्रेमचंद कालीन गद्य साहित्य है या जो छायावादी कविता है उसमें आप देखिए तो भाषा बिल्कुल सरल है। गोदान में प्रेमचंद जी ऐसा कहते हैं कि होरी जो सोचता है कि उसे ला करके नगर के द्वार पर इस तरह खड़ा कर दिया गया है कि जो भी उधर से गुजरता है उस पर थूक कर चला जाता है। अब ये आप देखिए कि जो एक भव्य दृश्य है इससे ज़्यादा और उसकी तौहीनी क्या हो सकती है। और चूँकि प्रेमचंद हैं बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, मैं इसलिए गद्य और पद्य की दोनों की बात हुई तो इसलिए भी प्रेमचंद को लेता हूँ कि सिर्फ कविता की ही बात में नहीं, लेकिन प्रेमचंद अगर गोदान में भी वो बात करते हैं, कविता नहीं लिखते हैं, अगर वो गद्य ही लिखते हैं तो गद्य में भी भाषा तो वैसे ही आती है। जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा ना मिले उसे मरने पर नया कफन दिया जाता है। इसमें कहीं भी कोई भी शब्दावली ऐसी नहीं है कि जो सामान्य पाठक को अखरे। और सामान्य पाठक के समझ में अगर जो चीज़ आती है वही मैं मानता हूँ कि मुख्य है। बाकी तो उसका जो अर्थघटन करके चीर फाड़ की जाती है वह तो फिर समीक्षाई की बात होती है, कवियों के कवि के लिए बात होती है, समीक्षकों के समीक्षक के लिए बात होती है। आम आदमी उससे हट जाता है, दूर चला जाता है। तो बड़ी बात यही है कि नवशास्त्रवादी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो कदम उठाया उसमें वर्ड्सवर्थ ने साबित किया कि नवशास्त्रवादी जो लोग भाषा में आडंबर प्रिय थे, सामान्य पात्रों को वो कविता से दूर रखते थे, उससे हट करके कविता अपना एक नया स्थान ग्रहण करती है। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं एक स्लाइड, जब वो कहते हैं कि मेरी कविताओं में ये जो अंतिम शब्द, कवि को वस्तुओं, घटनाओं और स्थितियों आदि का इंद्रिय बोध होता है, उस समय वे अदृश्य हो जाती हैं। तो कौन सी चीज़ें अदृश्य हो जाती हैं? जो कवि के मन में स्थिति थी, जिस चीज़ को कवि ने देखा था, जिन वस्तुओं को, जिन घटनाओं को, जिन स्थितियों को कवि ने भोगा था, उन भोगी हुई अनुभवजन्य वस्तुएं कुछ समय के लिए कवि के दिमाग से निकल जाती हैं। ऐसी बात नहीं कि हमेशा के लिए डिलीट हो चुकी हैं, वो रिसाइकल बिन में तो है ही। तो ये जो बात है, और उसमें से जब वो निकलती हैं, यानी शांति के क्षणों में जब निकलती हैं और उस समय जो कविता जन्म लेती है वो जन सामान्य तक पहुंचने वाली कविता होती है। वो भाषा भी आम आदमी के बोलचाल की भाषा होती है। उसमें गद्य और पद्य के बीच कोई विशेष भेद नहीं होता है। आधुनिक कविताएं भी आप देखें, सुल्तान अहमद की कविता जैसे है कि दीवार के इधर उधर छंदबद्ध कविता है, फिर भी उसके बाद देखिए कि भाषा की बिल्कुल एकदम बोलचाल की भाषा है। कहीं भी कविता के सामान्य पाठक को ये नहीं अखरता है कि चंदू क्या कहता है, राजा क्या कहता है, या सुलेमान जो बोलता है, या जो कवि कहता है, उसमें कहीं भी पाठक को ये अखरता नहीं कि बाहर की भर्ती के शब्द हैं। तो वर्ड्सवर्थ भी ऐसे बाहर के भर्ती के शब्दों से बचने की बात कही थी। राजीव जी, इसके बारे में? ये आपकी बात सही है कि जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि भाई कविता के पीछे उद्देश्य क्या है, कविता का प्रयोजन जो है, या कविता जन्म कैसे लेती है, या कविता शक्तिशाली कैसे बनती है। तो ये हमको यहाँ लिरिकल बैलेट्स की चर्चा
के हिसाब से बात करनी है, इसलिए पात्र, घटना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर समाविष्ट होती हैं और हमें जो कुछ बात करना हो वो लिरिकल बैलेट्स को संदर्भ में रख के करना। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स को जो हम महत्व दे रहे हैं और यहाँ चर्चा हो रही है, उसी बात पे बात करेंगे कि जैसे कोई भी चीज़ होता है, कवि की स्मृतियाँ क्या होती हैं? कवि की स्मृतियाँ एकीकरण होती हैं। एकीकरण करके क्या होता है? तो उसमें मनोवेग जो होता है वो मस्तिष्क में पुनर्जीवित हो जाता है और यह पहले जैसे मनोवेग जैसा ही होता वैसा ही होता, लेकिन क्या होता है, उसकी जो अनावश्यक अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि दोबारा वो आता है, वो छन के और इस तरह छनने और छाटने के बाद आता है। तो वो जो कविता होती, वो जो भाव होता है, वो उस पर ही महत्व होता है। इस प्रकार उन्होंने जो महत्व दिया है इसकी हमने चर्चा की। यहाँ अंतिम ये स्लाइड आप देख सकते हैं, वर्ड्सवर्थ का जो मकबरा, ये। धन्यवाद।